नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज अपन चर्चा करेंगे एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जॉन लॉक की। बड़े मजेदार विचारक हैं और समझने में इनकी ज्यादा कठिनाई भी नहीं आती, क्योंकि जॉन लॉक से संबंधित जो भी विचार हैं वो पॉलिटिकल साइंस शुरू करते ही और हम उनके बारे में पढ़ने लगते हैं। किसी न किसी रूप में वो हमारे विचार पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, तो जॉन लॉक को समझने में कतई कोई परेशानी नहीं आती, किसी के भी नहीं आती। आप देखेंगे कि आपने जितने भी विचार का आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में देखते हैं, उनमें आपको सबसे सिंपल सा जो विचारक लगेगा, जिसकी भाषा बड़ी सरल है, जिसके विचार बड़े सरल हैं, जिसकी तर्क प्रणाली बड़ी सरल है, वो है जॉन लॉक। और इसीलिए कहा जाता है कि जो जॉन लॉक है वो कॉमन सेंस का थिंकर है। कॉमन सेंस का थिंकर है कि हर एक व्यक्ति कॉमन सेंस से उसको समझ सकता है। जैसे अपने को होब्स समझना हो तो उसका वैज्ञानिक भौतिकवाद, यांत्रिक भौतिकवाद बड़ा दिक्कत आती है उसको समझने में, या फिर अपने को कार्ल मार्क्स समझना हो या हेगल समझना हो तो हेगल का फिलोसॉफी है, उसका जो मेटाफिजिक्स है, उनको समझने में बड़ी दिक्कत आती है। उनका जो तत्व मीमांसा है उसको समझने में दिक्कत आती है। लेकिन जॉन लॉक के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सिंपल से, साधारण से, मजेदार से राजनीतिक विचारक जॉन लॉक की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। चलिए, कुल मिला के 17वीं सदी के महान उदारवादी विचारक हैं जॉन लॉक। देखिए, लॉक ब्रिटिश के रहने वाले थे। समरसेट एक जगह है ब्रिटेन में, वहां जॉन लॉक पैदा हुए थे। ठीक घर के थे और जीवन में कुछ संघर्ष तो इनके जरूर था। वो था तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन की सोच को लेके, उस व्यवस्था के विरोध को लेके। तो जॉन लॉक थे वो मूलतः प्यूरिटन थे, और इस प्यूरिटन होने की वजह से उनकी जो विचार प्रणाली है वो थोड़ी ज्यादा जनतंत्र समर्थक थी राजतंत्र की बजाय। वो ज्यादा जन अधिकारों पे बल देने वाली थी, ज्यादा तार्किक थी। तो इस वजह से जॉन लॉक के जीवन में एक दो बार कष्ट आए, जॉन लॉक को देश भी छोड़ना पड़ा। तो इन सब मुद्दों को लेते हुए और हम आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जॉन लॉक के लिए यह कहा जाता है कि जॉन लॉक प्यूरिटन थे। जॉन लॉक के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये विग परंपरा के थे। जॉन लॉक के लिए हम ये कहते हैं कि ये गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। हम शुरुआत में पहले इन चीजों को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्यूरिटन्स कौन है, विग्स कौन है और गौरवपूर्ण क्रांति क्या है, इनको आपस में कोरिलेट करके और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब होब्स की चर्चा चल रही थी तब भी मैंने प्यूरिटन्स की चर्चा की थी। यानी ये ईसाई धर्म की वो ब्रांच है जो रोमन कैथोलिकवाद का विरोध करती है। यानी ईसाइयों की जो एक दूसरी पंथ है रोमन कैथोलिक, जो थोड़े रूढ़िवादी हैं, थोड़े अंधविश्वासी टाइप होते हैं, ये कह लेते हैं, उनकी बजाय प्यूरिटन्स हैं। ये अपने आप को ज्यादा प्योर, ज्यादा तार्किक, ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा एडवांस समझते हैं। ये ब्रिटेन में एक सुधारवादी आंदोलन था ईसाई धर्म का, वो था प्यूरिटन्स। और जॉन लॉक इसी पंथ से संबंधित थे, प्यूरिटन पंथ से। फिर हम देखते हैं कि विग कौन है। तो उससे पहले अपन समझते हैं थोड़ा सा गौरवपूर्ण क्रांति को। देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति को कई बार शानदार क्रांति भी कहा जाता है,
कई बार इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। और यह क्रांति हुई थी ब्रिटेन में 1688 में। बड़ी महत्वपूर्ण और क्रांति है ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी। गौरवपूर्ण क्रांति मूलतः हुई थी, दो पक्ष थे। एक तरफ वो थे जो राजतंत्र के समर्थक थे, दूसरी तरफ वो थे जो संसद के अधिकारों के समर्थक थे। राजतंत्र समर्थक ये चाहते थे कि कानून बनाने की जो मूल शक्तियां हैं वो राजा के पास ही रहनी चाहिए, जबकि संसद समर्थक ये चाहते थे कि कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास हो, राजा का कार्य तो बने हुए कानूनों का क्रियान्वयन हो। यानी जनता जिन प्रतिनिधियों को चुने वो प्रतिनिधि उसके जनता के हित में कानून बनाए। इसलिए जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए संसद की शक्ति बढ़नी चाहिए, जन अधिकारों को, जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संसद की शक्ति बढ़नी चाहिए, और राजा की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। राजा अपनी शक्तियों को सीमित नहीं करना चाहता था, संसद उसकी शक्तियों को सीमित करना चाहती थी और कानून बनाने की शक्ति अपने पास लेना चाहती थी। इसी मुद्दे को लेकर पहले भी एक बार बहस हो चुकी थी, राजतंत्र बहस का एक सिविल वार हो चुकी थी, जिसको अपन प्यूरिटन क्रांति बोलते हैं, 1642 to 1649, जिसमें तत्कालिक राजा जेम्स प्रथम को मार दिया गया था और क्रोमवेल 1649 में ब्रिटिश गणतंत्र का मुखिया बना था। लेकिन वो गणतंत्र चल नहीं पाया, वहां दोबारा राजतंत्र आ गया। अब इस राजतंत्र की शक्तियों को सीमित करने के लिए, हालांकि तो, और संसद की शक्तियों को बढ़ाने के लिए फिर एक क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति। अब इस क्रांति में ये दो समूह है। जो राजतंत्र समर्थक है वो टोरी कहलाते थे, और जो संसद के समर्थक है वो कहलाते थे विग। वो विग कहलाते थे। ये प्रतीकात्मक रूप में वो बड़े विग पहनते थे, ये टोरी थे, यानी टोर से चलते थे। ऐसा मान लेते हैं पर याद करने के लिए, ये टोरी है और ये विग है। तो विग थे वो संसद की शक्तियों के समर्थक थे, और टोरी थे वो राजतंत्र की शक्तियों के समर्थक थे। इन दोनों के मध्य ये क्रांति हुई। इस क्रांति में जो जीत हुई वो विग्स की हुई। जो तत्कालिक राजा था चार्ल्स द्वितीय, उसको सत्ता छोड़नी पड़ी, तो राजा ने सत्ता छोड़ दी, उसको देश छोड़ना पड़ा। और चूंकि राजा को मारा नहीं गया, बहुत ज्यादा खून नहीं बहा, शांतिपूर्ण तरीके से संसद ने शक्तियां अपने पास ले ली कानून निर्माण की, और राजा ने स्वेच्छा से देश छोड़ दिया। तब हम कहते हैं कि यह क्रांति रक्तहीन क्रांति है। देखिए, परिवर्तन भी हो गया और रक्त भी नहीं बहा, इसलिए इसको शानदार क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। ये जब क्रांति हुई तो तात्कालिक राजा ने देश छोड़ दिया, और उसकी जगह फिर उसकी बेटी मेरी और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज, उनको फिर गद्दी पे बिठाया गया। और गद्दी पे बिठाया गया उनको 1688 में, और फिर 1689 में उनसे यह कहा गया कि आप साइन कीजिए बिल ऑफ राइट्स के ऊपर। बिल ऑफ राइट्स का तात्पर्य है जन अधिकारों का एक बिल था कि जनता को क्या अधिकार होंगे। उस बिल ऑफ राइट्स के ऊपर फिर जो नए राजा और रानी बने थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। संसद की शक्तियां बढ़ गई, जन अधिकारों की शक्तियां बढ़ गई, और इस क्रांति ने राजनीति विज्ञान के इतिहास में कुछ नई चीजों का आगाज किया। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो गौरवपूर्ण क्रांति की वजह से आई, वो आई सीमित संप्रभुता। सीमित संप्रभुता का तात्पर्य है, या सीमित राजतंत्र कह लीजिए या संविधानवाद कह लीजिए, इनकी चर्चा आगे और कर लेंगे। यानी अब राजा की शक्तियां थी वो निरंकुश नहीं थी, राजा के पास अब एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, बल्कि राजतंत्र की शक्तियां, राज्य की शक्तियां सीमित कर दी गई थी। जन अधिकारों के द्वारा शक्तियां सीमित कर दी जाती है। देखिए अपने देश में देखते हैं, क्या अपने देश में
जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, क्या उनकी शक्तियां मनिच्छित हैं क्या वो किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकती है क्या? नहीं। अपने देश में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी शक्तियां हमारे संविधान के द्वारा सीमित कर दी गई है। हमारे संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, वो मूल अधिकार ये कहते हैं कि जनता फला कार्य नहीं करेगी, सरकार ये कार्य नहीं करेगी। सरकार भारतीय नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीनेगी, उनके लिंग की समानता को कम नहीं करेगी। तो ऐसे करके राज्य पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जन अधिकारों के द्वारा। तो इसका मतलब राज्य की शक्तियां सीमित हो जाती है, उसकी संप्रभुता सीमित हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि इस क्रांति के बाद अगले ही साल 1689 में बिल ऑफ राइट्स पे हस्ताक्षर किए गए और सीमित संप्रभुता एक नई अवधारणा का जन्म हुआ। इन सब की आगे और चर्चा कर लेंगे। सीमित संप्रभुता क्या है, संविधानवाद क्या है, सीमित राजतंत्र क्या है, ये इंटरकनेक्टेड चीजें, इंटरकनेक्टेड शब्द है, इनकी फिर और आगे चर्चा कर लेंगे। अभी तक ये देखा कि प्यूरिटन था, जॉन लॉक विग परंपरा का समर्थक था, इसका मतलब वो संसद की शक्तियों का समर्थक था, वो जनतांत्रिक अधिकारों का समर्थक था। तो ये कहते हैं कि ये गौरवपूर्ण क्रांति का भी समर्थक था। ये थे जॉन लॉक के साधारण परिचय हमने प्राप्त किया कि ये व्यक्ति कैसा था, तात्कालिक इतिहास में ये किस पक्ष की ओर था। अब हम जॉन लॉक की कुछ बुक्स करते हैं। देखिए, जॉन लॉक ने जो पहला क्या मतलब जिसके महत्वपूर्ण जो पहला लेख है वो है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये लेख पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसमें है क्या। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये लेख है, इसमें दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पहले मैं वो दो मुद्दे लिखता हूं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा के ऊपर है। दूसरा ये अनुभववाद के ऊपर है। इन दो चीजों की अपन चर्चा करेंगे। एम्पेरिसिज्म क्या है और एपिस्टेमोलॉजी क्या है। ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी और अनुभववाद एम्पेरिसिज्म, इन दोनों की पहले मैं आपको चर्चा करता हूं। पहले मैं आपको ज्ञान मीमांसा बताता हूं कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य यह है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। कि हमें ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, हमारे जो बुद्धि है उसमें ज्ञान आता कहां से, यह है बहस का मुद्दा। एक मुद्दा है तत्व मीमांसा, जिसको अपन मेटाफिजिक्स कहते हैं। तत्व मीमांसा यह खोजने की कोशिश करती है कि इस सृष्टि का मूल तत्व क्या है, इस सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है। क्या इस सृष्टि का संचालन है वो आत्मा कर रही है, या इसका संचालन है वो जड़ पदार्थ कर रहा है, मैटर कर रहा है या फॉर्म कर रही है, आइडिया कर रहा है या मैटर कर रहा है। आइडिया कह लीजिए, आप फॉर्म कह लीजिए, आप विचार कह लीजिए, आप इसको आत्मा कह लीजिए। इस सृष्टि का संचालन कर कौन रहा है, इन तत्वों की जो खोज की जाती है वो तत्व मीमांसा है। जैसे प्लेटो है, वो कहता है कि इस पूरी सृष्टि का संचालन और परिवर्तन है वो आइडिया के माध्यम से होता है। यानी आइडिया बदलता है तो सब कुछ बदलता है। हमारी आत्मा है वो हमारे शरीर का संचालन करती है। हेगल भी कहता है कि इसका हमारा जो संचालन है वो विचारों के माध्यम से होता है, आइडियाज के माध्यम से होता है, आदर्शों के माध्यम से होता है। जबकि इनके उल्टे हैं, होब्स है, कार्ल मार्क्स है, ये कहते हैं नहीं, इस संसार में जो मूल तत्व है वो भौतिक है, हर चीजें यंत्र की तरह चलती है, तो वो भौतिकवाद के समर्थक है। हालांकि हेगल इस मुद्दे के ऊपर बहस नहीं करता, तत्व मीमांसा के ऊपर ये बहस है वो मैंने कहा होब्स नहीं करता, हेगल और कार्ल मार्क्स इसके ऊपर जरूर बहस करते हैं। तो खैर हम इन दोनों को भी ले लें, तत्व मीमांसा की चर्चा करें। मेटाफिजिक्स क्या कहती है, मेटाफिजिक्स कहती है कि दो चीज है,
या तो फॉर्म इस संसार का संचालन कर रहा है या मैटर कर रहा है। हेगल कह रहा है कि फॉर्म करता है, विचार करता है, आत्मा ही संसार का संचालन कर रही है। और कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये सारे कार्य है ये जड़ पदार्थ कर रहे हैं, मैटर कर रहा है। खैर, ये थी तत्व मीमांसा। ये है जो बताती है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है। देखिए, इस मूल तत्व का पता करने के लिए इसका अनुभविक अध्ययन नहीं हो सकता। ये तो पराभौतिक चीजें हैं, इस पर तो बहस की जा सकती है, क्यों दिखाई तो देती नहीं है जड़ पदार्थ कैसे संचालन हो रहा है, कौन संचालन कर रहा है। तो ये है, ये तो पराभौतिक चीजें है, पराभौतिक बहस है। मुद्दा ये है कि इसका मुद्दा हो सकता है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। ये एपिस्टेमोलॉजी है, ये मेटाफिजिक्स है, ये एपिस्टेमोलॉजी है। ये हमारी बुद्धि में ज्ञान आता कैसे, हम सीखते कैसे हैं। तब एक मजेदार चीज आती है, जॉन लोग कहते हैं कि हम अनुभव से सीखते हैं, एम्पेरिसिज्म, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमें त्वचा से यह पता चलता है कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ये ज्ञान मिल गया। आंखों से देख के हम अनुभव करते हैं, हम जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते जाएंगे हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। यानी ज्ञान वही है जो हमने ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया है। तो ज्ञान का आधार है वो अनुभव है। तब हम कई बार मजाक में कहते हैं कि देखिए, जो ज्ञान मिलता है वो बादाम खाने से नहीं मिलता बल्कि बचीड़ खाने से मिलता है। तो आप बादाम खाएंगे या बचीड़ खाएंगे। तो जितना आप घूमेंगे फिरेंगे, जितना आप चीजों को देखेंगे, जितना महसूस करेंगे, जितना आप चखेंगे, यानी भांति भांति के जितने आपके अनुभव होते जाएंगे आपका ज्ञान उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो ये है अनुभववाद। और इस अनुभववाद के प्रणेता है वो है जॉन लॉक, ए फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। जॉन लॉक, फिलोसॉफी में पढ़ते हैं हम अनुभववाद को। जॉन लॉक का एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है टेबुला रासा। टेबुला रासा का तात्पर्य होता है कोरी स्लेट। इसका तात्पर्य यह है कि जब हमने जन्म लिया था हमारी बुद्धि में पहले से कोई प्रत्यय नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था। ये सब हमने बाद में प्राप्त किया। जैसे जैसे हमें अनुभव होते गए वैसे वैसे हमने प्राप्त किया। तो हमारे जन्म के समय हमारी जो बुद्धि थी वो कोरी स्लेट थी। बाद में इसमें जो ज्ञान रूपी अक्षर लिखे गए वो फिर अनुभवों के द्वारा लिखे गए। तो अनुभवों से हमें मिलता है ज्ञान। तो ये टेबुला रासा या कोरी स्लेट का कई बार सुविधा पूछते हैं कि ये कोरी स्लेट या टेबुला रासा की शब्दावली, इसका संबंध जॉन लॉक से है। वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि टेबुला रासा होती है, कोरी स्लेट होती है, फिर अनुभव होते जाते हैं, इसके ऊपर अक्षर लिखे जाते हैं, ज्ञान होता जाता है, अनुभवों के द्वारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये है अनुभववाद। इस अनुभववाद का उल्टा एक मैटर और चलता है। अनुभववाद का उल्टा और है। अनुभववाद का जो उल्टा है वो है बुद्धिवाद। बुद्धिवादी ये कहते हैं, रैशनलिस्ट बोलते हैं इसको, कि प्रत्यय यानी ज्ञान पहले से हमारी बुद्धि में होता है। बस होता क्या है कि जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं बस वो ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, होता पहले से ही है। जैसे बुद्धिवादी ये कहते हैं कि बिल्ली का जो प्रत्यय था, बिल्ली का जो आइडिया था, विचार था, पहले ही हमारी बुद्धि में था। यानी बुद्धि, पहले बिल्ली का ज्ञान था हमें, लेकिन वो ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने बिल्ली को देखा तो हमारा वो ज्ञान था वो स्पष्ट हो गया। ये हो गया बिल्ली का ज्ञान। यानी बिल्ली का प्रत्यय पहले से हमारे मन में होता है। ये कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम बिल्ली के बारे में जानते ही नहीं थे, हमारे दिमाग में पहले से कोई प्रत्यय नहीं था बिल्ली का। तो फिर हुआ क्या कि बिल्ली आई, मां बोली बिल्ली आ गई, म्याऊं आ गई, तो धीरे धीरे हम उस बिल्ली का देखते गए और प्रत्यय बनता गया। तो ये कहते हैं कि प्रत्यय पहले से बुद्धि में समाहित होते हैं, ज्ञान पहले से समाहित होता है, वो होते हैं बुद्धिवादी। जो कहते हैं नहीं, ज्ञान अनुभवों से आता है,
पहले से कुछ नहीं होता, होते अनुभववादी। ये कहते हैं तर्क से ज्ञान आता है, बुद्धिवादी तर्क के ऊपर ज्यादा बल देते हैं कि आप तर्क करिए, आप हर एक चीज का पर्दा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर चीज का अनुभव ही कर पाए, बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन आप तर्क से उन चीजों को समझ सकते हैं। जो अनुभववादी है, मैंने कहा अनुभववाद का पिता है, वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अलावा भी और कुछ थिंकर्स हैं जो अनुभववादी हैं। हम देखें वो कौन कौन है। देखिए, प्रणेता तो जॉन लॉक है ही है, लॉक है, बर्कले है और ह्यूम है। ये तीन ऐसे विचारक हैं जिनको हम अनुभववादी बोलते हैं। तो फिर बुद्धिवादी कौन है? देकार्ते है, स्पिनोजा है, लाइबनीज है, लाइबनीज। ये तीनों विचारक हैं जो बुद्धिवादी हैं। देखिए, आपके जितना याद रह जाए उतना ठीक है। कई बार आप अगर भूल जाएं इन विचारकों को तो करना जरूरी नहीं है। आप इतना याद रखें कि जो जॉन लॉक है वो है अनुभववाद के पिता, क्योंकि आज हम जॉन लॉक की तो कर रहे हैं, ये अनुभववाद के पिता हैं। तो ये जो ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ये ज्ञान मीमांसा के ऊपर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तत्व मीमांसा की बजाय ज्ञान मीमांसा ज्यादा महत्वपूर्ण है और बुद्धिवाद की बजाय अनुभववाद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दो एक दूसरे की विपरीत विचारधाराएं हैं, अनुभववाद वर्सेस बुद्धिवाद। इसके प्रणेता देकार्ते हैं और इसके प्रणेता जॉन लॉक है। तो हमने एक इनकी पुस्तक की एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। चलिए, इनकी हम आगामी कोई लेख और देखते हैं। लेटर ऑन टॉलरेंस, सहिष्णुता पर निबंध। लेटर ऑन टॉलरेंस एक पुस्तक ये है इनकी, ये आई, सॉरी ये भी एक निबंध, ये लेख है 1689 में। ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता के ऊपर है कि हम हर एक धर्म के प्रति सहिष्णु रहें, टॉलरेंस रखें, सभी धर्मों की समान इज्जत करें। आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन बाकी धर्मों की भी आप समान रूप से इज्जत कीजिए। तो ये है सहिष्णुता पे निबंध लिखा गया है। फिर इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो इनके जिसमें राजनीतिक विचार समाहित है, वो है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इस पुस्तक पे चर्चा की जा सकती है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, नागरिक सरकार के ऊपर दो ट्रीटीज, दो संधियां या दो समझौते, नागरिक सरकार से संबंधित है दो समझौते। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1689। इस पुस्तक के लिए यह कहा जाता है, जैसे कि प्रोफेसर वाहन बोले, हम दो की चर्चा करेंगे, एक प्रोफेसर वाहन की करते हैं, एक पीटर लोसलेट की करते हैं। प्रोफेसर वाहन, कई बार इनको प्रोफेसर सीधा ही लिख देते हैं, है नहीं लगा के प्रोफेसर वाहन लिख देते हैं। प्रोफेसर वाहन ये कहते हैं कि ये जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये दुनाली बंदूक की तरह है। दुनाली बंदूक, दुनाली बंदूक का तात्पर्य है कि इसकी दो नालियां हैं टू ट्रीटीज में। इसका जो प्रथम भाग है वो रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ है, चर्चा करेंगे कौन है रॉबर्ट फिल्मर। और इसका जो दूसरा भाग है वो होब्स के खिलाफ है, होब्स की निरंकुश संप्रभुता के खिलाफ है। तो हम पहले इनकी चर्चा करते हैं, कैसी दुनाली बंदूक है। तो हम कहेंगे कि ये इसका जो पहला एक बंदूक की जो एक नाली है वो है रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ, और दूसरी है वो होब्स के तरफ है। यानी एक नाली, दुनाली बंदूक की एक नाली रॉबर्ट फिल्मर और दूसरी होब्स की साइड में। रॉबर्ट फिल्मर के साथ क्या है? रॉबर्ट फिल्मर की एक पुस्तक है पैट्रियार्का। देखिए, एक तो पुस्तक याद कीजिए, पैट्रियार्का रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्का।
ये जो पैट्रियार्क का फिल्म है, सॉरी पुस्तक है, ये दो चीजों का समर्थन करती है। यानी रॉबर्ट फिल्मर जो समर्थक हैं, जो इनकी पैट्रियार्क का पुस्तक है, उसमें दो चीजों का समर्थन किया गया है। नंबर 1 किया गया है पितृसत्तात्मकता का, पितृसत्तात्मकता, और जो दूसरा है वो है राज्य की देवीय सत्ता, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, देवीय सत्ता। इसका तात्पर्य है राजा है वो देवताओं की देन है। रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं अपनी पुस्तक पैट्रियार्का में कि ये जो संसार जब पैदा हुआ, जो पहला राजा बना एडम, वो एक पुरुष था और फिर उत्तराधिकारी उसके सारे पुरुष आए। दूसरा वो ये कहता है कि एडम को देवताओं ने पैदा किया था इस संसार में राज करने के लिए। तो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राजा की जो उत्पत्ति हुई है, वो देवीय उत्पत्ति है, यानी राज्य देवताओं के द्वारा पैदा किया गया है। जो लोग हैं वो इन दोनों चीजों का विरोध करते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये कहां लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ आप कल्पनाएं कर रहे हैं कि पहला व्यक्ति जो एडम था वो पुरुष था। चलो मान लेते हैं वो पुरुष था, तो ये कहां लिखा हुआ है कि वो ये भी लिखे गया था कि उसका बेटा ही बनेगा, उसकी बेटी नहीं बनेगी। तो एक तो उसका पितृसत्तात्मकता का विरोध किया इस पुस्तक में, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। दूसरा देवीय सत्ता, कि देवताओं ने सत्ता सौंपी है। जॉन लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, राज्य का निर्माण लोगों ने आपसी सामाजिक समझौते से किया है। तो राज्य एक कृत्रिम इकाई है, न कि देवताओं के द्वारा पैदा की गई इकाई। इसे देवताओं ने नहीं बल्कि वहां रहने वाले नागरिकों ने पैदा किया है। तो ये तो रॉबर्ट फिल्मर का विरोध है। दूसरा इसमें जो विरोध किया गया है वो थॉप्स की निरंकुश सत्ता का विरोध किया गया। थॉप्स ने जिस निरंकुश संप्रभुता की चर्चा की है, लेवियाथन को जो शक्तियां सौंपी है, जॉन लोग उसका विरोध करते हैं। थॉप्स की निरंकुश संप्रभुता का, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। जॉन लोग वो कहते भी हैं कि होब्स की अगर आप समझौता देखते हैं तो बड़ी हंसी सी आती है कि होब्स ने बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारत से बचने के लिए उस मानव को शेर के आगे फेंक दिया है। कि होब्स का मानव क्या है, कि होब्स का मानव शेर और बिल्लियों के झगड़े से तो डरता है और उनसे बचने के लिए फिर वो शेर का निर्माण कर लेता है। यानी लोग एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करते हैं, उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, लेवियाथन का निर्माण कर लेते हैं और सारे अधिकार लेवियाथन को सौंप देते हैं। तो शेर और लोमड़ियों से बचने के लिए आप शेर की गुफा में क्यों जा रहे हैं? जॉन लोग का ये कहना है भी लेवियाथन की निरंकुश सत्ता क्यों बना रहे, फिर आपका जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? तो होब्स को निरंकुश सत्ता को लेके और जॉन लोग उनकी आलोचना करते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन ये कहता है होब्स की निरंकुश सत्ता के बारे में कि इसका मानव है वो बड़ा अजीब है। होब्स का मानव, देखिए शब्दावली हुबहू नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें समझने की कोशिश करें कि होब्स का मानव है वो शेर और लोमड़ियों और बिल्लियों की शरारत से बचने के लिए शेर के पास जाता है, लेवियाथन के पास जाता है। तो क्या वहां से बच जाएगा? ये कह के जॉन लोग आलोचना करते हैं होब्स की निरंकुश सत्ता की, निरंकुश संप्रभुता की। तो प्रोफेसर वाहन कह रहे हैं कि दुनाली बंदूक है, इसकी बंदूक की एक नाली रॉबर्ट फिल्मर की ओर है जो तात्कालिक उसके समकालीन विचारक है होब्स और लोक के, और दूसरी उनकी बंदूक की नाली है टू ट्रीटीज में विरोध किया गया है होब्स की निरंकुश संप्रभुता का। तो फिर इसकी सीमित संप्रभुता लाए हैं जॉन लोग कि राजा की शक्तियां अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, राज्य की शक्तियां हैं वो निरंकुश, अबाध और एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए बल्कि वो नियंत्रित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। तो सीमित राजतंत्र का समर्थन करते हैं निरंकुश राजतंत्र के बजाय जॉन लोक। तो होब्स का है निरंकुश राजतंत्र, तो लोक का है सीमित राजतंत्र। अब चलते हैं, एक विचारक है पीटर लोसलेट। पीटर लोसलेट कहते हैं नहीं, ये जो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है ये रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ तो है लेकिन होब्स के खिलाफ है नहीं है। चलिए थोड़ा सा हमने विरोध कर दिया प्रोफेसर वाहन का और ये विरोध किया है पीटर लोसलेट ने। पीटर लोसलेट ये कहते हैं, दोबारा बता दूं,
कि जो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है ये रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ लिखी गई है, न कि हॉब्स के खिलाफ। तो पीटर लॉसलेट प्रोफेसर वान की इस बात से एग्री नहीं है कि ये फिल्मर और हॉब्स दोनों के खिलाफ है। लॉसलेट तो कहते हैं ये सिर्फ फिल्मर के खिलाफ है, हॉब्स के खिलाफ नहीं है। और चर्चा करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। आमतौर पे ये माना जाता है कि ये जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो कि मुख्य पुस्तक है जो सामाजिक समझौते का वर्णन करती है, इस पुस्तक में ही विचार समाहित हैं यानी ये टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में जॉन लॉक के राजनीतिक विचार है, इसी में वर्णित है उसका सामाजिक समझौता, और उसके राज्य से संबंधित विचार इसी पुस्तक में वर्णित है। अधिकांश विचारक ये मानते हैं कि ये जो पुस्तक है ये गौरवपूर्ण क्रांति का औचित्य सिद्ध लिखने के लिए, उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए लिखी गई थी, कि गौरवपूर्ण क्रांति है वो बिल्कुल उचित थी, वो बिल्कुल सही थी, इसके लिए लिखी गई थी टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अधिकांश विचारक यही कहते हैं। लेकिन एक विचारक है जो इस चीज का विरोध करते हैं, उन्होंने बड़ी रिसर्च की, और वो है पीटर लॉसलेट। देखिए ये क्वेश्चन आप जरूर देखें, पीटर लॉसलेट, वही थोड़े टाइम पहले अभी चर्चा की थी 1 मिनट पहले कि ये हॉब्स के खिलाफ नहीं है टू ट्रीटीज। वो एक चीज और कह रहे हैं कि ये जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये कहीं भी गौरवपूर्ण क्रांति की तार्किकता को सिद्ध नहीं करती, इसके औचित्य को सिद्ध नहीं करती। ये गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में लिखी गई पुस्तक नहीं है। इन्होंने अपने रिसर्च करके ये बताया कि जॉन लॉक ने ये जो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखी थी 1689 में आई, ये उससे 10 साल पहले ही लिख दी गई थी, लेकिन चूंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो उस समय यह पुस्तक छप नहीं पाई। ये तब छपी जब 1688 की क्रांति हो गई। तब हम कोरिलेट करते हैं कि ये गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लिखी गई होगी और उसका औचित्य सिद्ध करते, उसको सही साबित करने के लिए लिखी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। पीटर लॉसलेट कहते हैं ये तो उससे 10 साल पहले लिख दी गई थी। तो ये कौन कहता है, कौन सा विचार, एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विचारक ये कहता है कि जो टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट लॉक की पुस्तक है वो गौरवपूर्ण क्रांति को न सही ठहराती है न उसका औचित्य सिद्ध करती है। यह कहना है पीटर लॉसलेट का। एक और पुस्तक है ईसाइयत की तर्क संगतता। रिजेम्बलेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये एक और पुस्तक है उनकी। इसमें ईसाई धर्म की नैतिकता के बारे में वर्णन किया गया है, वो कैसे तार्किक है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक है वो पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाए, बल्कि वो हॉब्स की तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि वो ईसाइयत को ज्यादा तर्क संगत मानते हैं औरों की बजाय, इसको ज्यादा नैतिक मानते हैं, ज्यादा नीतिपरायण मानते हैं और ज्यादा एथिकल मानते हैं ईसाई धर्म को। तो ये ईसाइयत की तर्क संगतता को साबित करने के लिए लिखी गई है। तो हमने एक और पुस्तक है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर भी इनकी एक पुस्तक है, लेकिन हमें जो मुख्य पुस्तक याद रखनी है वो एक तो लिखना है लेटर ऑन टॉलरेंस, एक टू ट्रीटीज इन सिविल गवर्नमेंट, ये तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। इसका सन भी याद करें 1689 में आई थी। तो आज हमने 4 पुस्तकें की इनकी। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो अनुभववाद पर लिखी गई है, लेटर ऑन टॉलरेंस जो धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन करती है, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट जो कि सामाजिक समझौते का वर्णन करती है, और ये ईसाइयत की तर्क संगतता का वर्णन करती है। इस पुस्तक का नाम भी यही है, इसको ज्यादा अच्छा और तर्क संगत मानती है। इन पुस्तकों की चर्चा के बाद अब हम लोग का जो राजनीति विज्ञान में योगदान है उसकी चर्चा करते हैं कि क्या योगदान है जॉन लॉक का।
देखिए, जॉन लॉक का जो मुख्य योगदान है वो है उदारवाद को लेके, लिबरलिज्म को लेके। आगामी जो हमारी चर्चा है, जो जॉन लॉक के इसी उदारवाद के चारों ओर केंद्रित होगी, यानी चर्चा का मुख्य बिंदु हमारा उदारवाद ही होगा। देखिए, जॉन लॉक अनुभववाद का पिता है, ये हमने कर लिया, अभी बताया थोड़ी देर पहले। जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का विचार कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। इसकी बातें सबके आसानी से समझ में आ जाती है, इसके तो तर्क है वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। हम ये भी कहते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद का पिता है, यानी जो शुरुआती उदारवाद था, जिसको अपन नकारात्मक उदारवाद भी बोलते हैं, जिसको अपन क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोलते हैं, उस उदारवाद का पिता था जॉन लॉक। अब एक 2-3 विचारकों की चर्चा कर लेते हैं जो जॉन लॉक के उदारवाद से संबंधित कुछ ना कुछ कहते हैं। एक है प्रोफेसर वाहन। प्रोफेसर वाहन कहते हैं कि जॉन लॉक व्यक्तिवादियों के शिरोमणि है, यानी ये व्यक्तिवादी हैं। ठीक है। दूसरे विचारक हैं C.B. मैकफर्सन, ये कनाडा के हैं, समकालीन विचार कनाडा के। C.B. मैकफर्सन कहते हैं कि ये अंग्रेजी उदारवाद के प्रणेता हैं। एक विचारक और है प्लेमेताज। प्लेमेताज ये बोलते हैं कि हमारे युग के महान उदारवादियों में ये प्रथम है। प्लेमेताज हमारे युग के महान उदारवादियों में प्रथम। तो आजकल जो ट्रेंड है, ये ऐसी, किसने कहा कि व्यक्तिवादियों में शिरोमणि है? किसने ये कहा? माफी चाहूंगा, प्लेमेनाथ। ये बड़ी अजीब सी शब्दावली है। प्लेमेनाथ अजीब थोड़ा शब्द है, कई बार नहीं लिखने में आता, बोलने में भी नहीं आता कई बार। प्लेमेनाथ जो कि विचारक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे युग के महान उदारवादियों में प्रथम है ये। वाहन कहते हैं व्यक्तिवादियों के श्रोमणी है। मैकफर्सन कहते हैं कि अंग्रेजी उदारवाद के प्रेरक है ये। और हम आमतौर पे जब भी लिबरलिज्म को पढ़ते हैं, उदारवाद को पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद के पिता हैं। देखिए, वर्तमान समय में जितनी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक शब्दावली जिसके बारे में आप चर्चा करते हैं, आप देखेंगे कि उन अधिकांश राजनीतिक शब्दावलियों का संबंध है वो किसी न किसी रूप में जॉन लॉक से है। यानी आधुनिक युग में जिन राजनीतिक शब्दावलियों, जिन राजनीतिक अवधारणाओं का विकास हुआ, शब्दावली नहीं अवधारणा भी कहेंगे उनको, जिन राजनीतिक अवधारणाओं का विकास हुआ, उनका कहीं न कहीं संबंध जरूर जॉन लॉक के साथ है। तो हम देखते हैं कि जॉन लॉक जो उदारवाद का प्रणेता है, उदारवाद का पिता है, वो कैसे उन आधुनिक अवधारणाओं का जनक भी है। बहुत सारी ऐसी आधुनिक अवधारणाएं हैं जिनका जन्म जॉन लॉक को कहते हैं, और इन सब का संबंध उदारवाद से है। इसलिए एक एक करके उन शब्दावलियों को मैं आपको समझाना शुरू करता हूं कि वो ऐसी कौन कौन सी शब्दावलियां हैं जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि इनका संबंध जॉन लॉक से है। क्या योगदान है जॉन लॉक का उदारवाद में और राजनीतिक अवधारणाओं के क्षेत्र में, एक एक करके चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम ये कहते हैं कि जॉन लॉक व्यक्तिवाद लेके आया। पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके समझा दूंगा। फिर हम ये कहते हैं कि जॉन लॉक हस्तक्षेप का विचार लाया। फिर हम ये कहते हैं कि जॉन लॉक पूंजीवाद का विचार लाया। फिर हम ये कहते हैं कि जॉन लॉक रात्रि प्रहरी राज्य का विचार लाया।
फिर हम ये भी कहते हैं कि जोन लोक है वो मिनिमल स्टेट, तो हालांकि शब्दावली तो नोजिक की दी हुई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये संक्षिप्त राज्य का या मिनिमल स्टेट है। इसका भी विचार ये लेके आया। ये शब्दावली देखिए नोजिक की दी हुई है मिनिमल स्टेट, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसका संबंध जोन लोक से पहले था। चलिए फिर और तरह और क्या देन है। जोन लोक लेके आया सीमित संप्रभुता। जोन लोक के विचारों से ही आया, हम कह सकते हैं कि ये संविधानवाद के भी समर्थक थे। ये समर्थक थे विधि के शासन के, रूल ऑफ लॉ के। ये समर्थक थे शक्ति पृथक्करण के। ये समर्थक देखिए इतने आधुनिक कंसेप्ट हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं जॉन लॉक से जरूर है। जरूरी नहीं कि इसके पिता ही हों, लेकिन इनका संबंध जॉन लॉक और उसके उदारवाद से जरूर है। ये समर्थक हैं बहुमतवाद के। ये समर्थक हैं बहुलवाद के। और एक चीज और चले ऊपर लिख देता हूं मैं, प्रतिनिधियात्मक शासन के। ये समर्थक है संसदीय शासन के। चलिए इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं कि इनका क्या क्या संबंध है, ये चीजें क्या है, इनको मैं समझाने की शुरुआत करता हूं। मैंने कहा कि इनका संबंध है व्यक्तिवाद से। व्यक्तिवाद, उदारवाद, ये लगभग इंटरकनेक्टेड चीजें। ये नींव है व्यक्तिवाद उदारवाद की। उदारवाद एक ऐसी धारा है जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है राज्य की बजाय, किसी भी और संस्था की बजाय, वो धर्म हो, जाति हो, चाहे वो नस्ल हो, चाहे वो राज्य हो, उनकी बजाय व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का सुख महत्वपूर्ण है। तो समाज की बजाय व्यक्ति पहले है, व्यक्ति के सुख पहले हैं, व्यक्ति के अधिकार पहले हैं। तो ये है व्यक्तिवाद। और व्यक्तिवाद का तात्पर्य है कि व्यक्ति विवेकशील होता है। क्योंकि व्यक्ति विवेकशील होता है, व्यक्ति तार्किक होता है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अबाध स्वतंत्रताएं जिनकी हम चर्चा करते हैं, ये व्यक्तिवाद से निकली हुई विचारधाराएं हैं या अवधारणाएं हैं। तो व्यक्तिवाद का तात्पर्य व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति के सुख महत्वपूर्ण है, व्यक्ति साध्य है, और बाकी चीजें हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे कोई और सत्ता हो, विधियां हो, वो सब उसके लिए साधन है। अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप का तात्पर्य है कि व्यक्ति बाजार, राज्य बाजार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेसेस फेयर। हालांकि ये देन तो एडम स्मिथ की है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जॉन लॉक पूंजीवादी था और पूंजीवाद का समर्थक था, तब हम कहते हैं कि पूंजीवाद वो विचारधारा है जो ये कहती है कि निजी संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है और राज्य को इस निजी संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार है, उसको खुला छोड़ दो, बाजार को प्रतियोगी होने दो, बाजार को मांग और पूर्ति की शक्तियों के अकॉर्डिंग काम करने दो। राज्य बाजार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले वाणिज्यवाद चला करता था और वाणिज्यवाद में राज्य व्यापार के मामलों में, बाजार के मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। राज्य ये देखा करता था कि कैसे निर्यात ज्यादा से ज्यादा किए जाए और आयात कम से कम किया जाए, इसलिए वो बाजार की खरीद और बिक्री के मामले में हस्तक्षेप किया करता था। हस्तक्षेप और पूंजीवाद ये कहता है कि आपको बाजार के मामलों में हस्तक्षेप करने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलिए, रात्रि प्रहरी राज्य है, यानी जॉन लॉक जिस राज्य का समर्थन करता है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है। देखिए, दो प्रकार के राज्य होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट होता है और एक वेलफेयर स्टेट होता है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है वो सिर्फ आपकी रक्षा करता है, कानूनों को लागू करता है, न्यायालयों की स्थापना करता है।
जबकि कल्याणकारी राज्य जिसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं वो आपके लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ, आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपका कल्याण भी करता है। फिर जो रात्रि प्रेरित राज्य होते हैं, कम से कम कार्य करते हैं, कम से कम हस्तक्षेप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को स्वतंत्रता देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये संक्षिप्त राज्य होते हैं, मिनिमल स्टेट होता है। तो लोक है वो राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहता है, तब हम कहते हैं कि वो एक ऐसे रात्रि प्रेरित राज्य का समर्थक है जो कम से कम कार्य करे और अधिकांश चीजें हैं वो बाजार के हवाले, पूंजीपतियों के हवाले कर दे। हालांकि मैंने कहा कि ये जो शब्द है मिनिमल स्टेट, ये रॉबर्ट नोजिक की देन है। चलिए, लेकिन नोजिक प्रेरित किससे है? जॉन लॉक से है। अब हम देखते हैं कि ये सीमित संप्रभुता और संविधानवाद से शुरू करते थे। विधि का शासन, व्यक्ति के शासन की बजाय विधियों का शासन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विधि का शासन का तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है और उससे सर्वोच्च कोई भी नहीं है। कोई व्यक्ति विधि के समक्ष में छोटा और बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री से लेके और ग्रेड 4 तक सब लोग विधि के समक्ष समान है। तो विधियां सबके लिए समान होगी, विधियां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। यह है विधि का शासन, जो व्यक्ति के शासन की बजाय ज्यादा अच्छा होता है। जहां विधि का शासन होता है, जहां कानून का शासन होता है, वहां संविधानवाद होता है। संविधानवाद का तात्पर्य है कि विधियों के द्वारा राज्य की शक्तियां, राजा की शक्तियां सीमित कर दी जाती है। तो संविधानवाद का तात्पर्य होता है सीमित सरकार, जहां जन अधिकारों के द्वारा, जहां विधियों के द्वारा, कानूनों के द्वारा सरकार की शक्तियां सीमित की जाती है, तो वो होता है संविधानवाद। तो जॉन लॉक संविधानवाद के भी समर्थक हैं। इसी से निकला हुआ है सीमित सरकार कह लीजिए, संप्रभुता को क्या कीजिए, सीमित संप्रभुता या सीमित राजतंत्र, यानी राज्य की शक्तियां हैं वो सीमित कर दी गई हैं। राज्य व्यक्ति के अधिकारों में मन माफिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो प्राकृतिक अधिकार है, जैसे लोक है, ये प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक है। ये कहते हैं जो अधिकार हैं वो प्रकृति की देन है, वो जन्मजात है, इसलिए राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप करे। तो व्यक्ति पहले है और राज्य बाद में है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की शक्तियों को सीमित करना ही होगा, यानी संप्रभुता सीमित कर दी जाती है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तब हम कहते हैं कि सीमित संप्रभुता आई। कैसी आई? 1689 में विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी, जो कि राजतंत्र के प्रतीक थे ब्रिटेन के अंदर, यानी जो राजगद्दी के ऊपर बैठे थे राजा और रानी, इनसे बिल ऑफ राइट्स पे हस्ताक्षर करवाए गए। और जैसे बिल ऑफ राइट्स पे हस्ताक्षर हुए तो देखिए जन अधिकार बढ़ गए और राजा के अधिकार कम हो गए। अब राजा जनता के अधिकारों में मनमाफिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई है। संसद अब कानून संसद बनाएगी। देखिए गौरवपूर्ण क्रांति के बाद यही तो हुआ कि संसद और राजतंत्र के समर्थकों के मध्य हुई। राजा बोला कानून मैं बनाऊंगा, संसद बोली कानून हम बनाएंगे क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। तो बाद में संसद ने कानून बनाए और संसद कानून बनाती है, तो इसका मतलब राजा की कानून बनाने की शक्तियां सीमित हो गई है। वो सिर्फ कानून का अनुपालना करेगा या जो बने हुए कानून पे उनके ऊपर आंख मीच कर हस्ताक्षर करेगा, इससे ज्यादा उसके पास शक्तियां नहीं है। यानी राजा को नाम मात्र का कर दिया गया। संसदीय शासन में यही तो होता है कि वहां जो राज्य प्रमुख होता है वो नाम मात्र का होता है, यानी राजा नाम मात्र का होता है। यहाँ संसद सारी शक्तियों का प्रयोग करती है, तो राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई, राज्य की शक्तियां कानूनों और विधियों के द्वारा सीमित कर दी गई। हमने इसकी चर्चा की। शक्ति का पृथक्करण, जॉन लॉक भी शक्ति पृथक्करण का समर्थक था। जॉन लॉक का कहना है कि शक्तियां अगर एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो निरंकुश होती है, इसलिए वो कहते हैं कि अलग अलग अंग है वो अलग अलग कार्य करेंगे। जनता के द्वारा जो निर्वाचित संसद होगी वो कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, न्यायपालिका न्याय निर्णय करेगी। ये है कि अंग है वो अलग अलग होंगे, उनकी शक्तियां अलग अलग होगी। आखिर क्यों जरूरत होती है शक्ति पृथक्करण की, मैं तो आपको बताऊं। देखिए शक्तियां जब इकट्ठी हो जाती है तो शक्तियां निरंकुश हो जाती है, वो आबाद हो जाती है, वो असीमित हो जाती है। क्योंकि एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा, वही व्यक्ति कानून को लागू करेगा और वही व्यक्ति निर्णय करेगा। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति में समाहित होगी, एक ही समूह में समाहित होगी।
राजतंत्र में क्या होता है आप देखिए, राजतंत्र में राजा ही कानून बनाता है, राजा ही कानून को लागू करता है, और राजतंत्र में राजा ही कानून तोड़ने वाले को दंड देता है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजा के अंदर समाहित है। तो राजा मनइच्छित कानून बनाएगा, मनइच्छित तरीके से उनको लागू करेगा और मनइच्छित तरीके से निर्णय करेगा, जनता को कुछ नहीं समझेगा वो। तो शक्ति पृथक्करण के द्वारा शक्तियां बांट दी जाती है तो संप्रभुता सीमित हो जाती है। तो चाहे विधि का शासन हो और चाहे शक्ति पृथक्करण हो, ये संप्रभुता को, राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, जन अधिकारों की रक्षा करते हैं। चलिए हम अब चर्चा कर रहे हैं बहुमतवाद की, और एक हम लिख रहे हैं बहुलवाद। देखिए बड़े दो अलग अलग शब्द हैं। ये तो है प्लूरलिज्म, बहुलवाद होता है प्लूरल। आप पता है एक वचन बहुवचन पढ़ते होंगे, सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं, तो बहुल होता है प्लूरल। ये है प्लूरलिज्म, ये है बहुमतवाद, बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटिज्म। मैं इन दोनों की चर्चा करता हूं, ये दो अलग अलग शब्द हैं। देखिए बहुमतवाद या बहुसंख्यकवाद। देखिए आप ये बताइए, जो लोकतंत्र वोटों की गिनती के ऊपर आधारित होता है उसमें बहुमतवाद होता है। जिस राजनीतिक दल को, जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। कानून है वो भी संख्या बल के ऊपर आधारित होते हैं। जिस पक्ष में ज्यादा का लोग होंगे वो कानून बनेगा, और जिस पक्ष में लोग कानून कम होंगे वो कानून नहीं बनेगा। देखिए संसद में कैसे कानून बनते हैं। संसद में कोई भी कानून जब बनता है तो बहुमत देखा जाता है। देखिए मान लेते हैं कि भारतीय संसद की संख्या वो एक बार 100 मान लेते हैं, लोकसभा की संख्या। अब 51 लोग जिस साइड होंगे वो कानून बनेगा, तो इसका मतलब बहुमतवाद होता है। कौन जीतता है? जो ज्यादा वोट लेता है। कानून किसके पक्ष में बनते हैं? जिस पक्ष में लोग ज्यादा होते हैं। तो ये होता है बहुमतवाद। तो लोक ये कहता है कि जो सरकार बनेगी वो बहुमत के आधार के ऊपर बनेगी, और अगर सरकार को बदलना भी होगा तो बहुमत बदलेगा, अल्पमत ये काम नहीं कर सकता। एक मुद्दा आता है कि लोक को हम कहते हैं कि क्रांतियों का दार्शनिक है। देखिए बड़ी मजेदार चीज है, हालांकि वो रेडिकल नहीं है ये थोड़ा, कि ये क्रांतियों का दार्शनिक है। जॉन लोक है वो। कैसे है? जॉन लोक कहता है कि सरकार को बदला जा सकता है। देखिए राजतंत्र के समय में ऐसी बातें करना कि सरकार को बदला जा सकता है बहुत बड़ी बात थी उस समय। तब हम कहते हैं कि ये क्रांतियों का समर्थक है, क्रांतियों का दार्शनिक है जॉन लोक। जॉन लोक कहता है जो क्रांति करेंगे यानी सरकार बदलेंगे वो अल्पसंख्यक नहीं, कम संख्या के लोग नहीं, बल्कि ज्यादा जब संख्या हो जाएगी वो लोग सरकार को बदलेंगे। तो लोकतंत्र में यही तो होता है, जिस राजनीतिक दल के समर्थन में ज्यादा संख्या में लोग होते हैं उनकी सरकार होती है, उन्हीं के समर्थन में कानून बनते हैं। इसको बोलते हैं बहुमतवाद, बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटिज्म। दूसरा होता है बहुलवाद, यह है प्लूरलिज्म। बहुलवाद का तात्पर्य है कि संस्थाएं जितनी ज्यादा होगी, लोगों के अधिकार, लोगों की स्वतंत्रताएं और लोगों की जो विकल्प की क्षमताएं उतनी ज्यादा होगी। तो एक लोकतंत्र में बहुत सारी संस्थाएं होनी चाहिए जो जनता को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए ज्यादा मौके देती है। देखिए अपने देश में उस व्यवस्था की बात करते हैं जब राजतंत्र था या अंग्रेजों का तंत्र था, जब हम गुलाम थे। तो देखिए कोई विधायिका नहीं थी, कोई कार्यपालिका नहीं थी, कोई न्यायपालिका नहीं थी। अगर थी भी तो नाम मात्र की थी, वो अंग्रेजों के काले कानूनों के द्वारा शासित थी। जनता को इनके कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जनता सिर्फ मूक दर्शक थी अंग्रेजों के समय। राजतंत्र में ऐसा ही होता है। अपने यहां जब राजतंत्र था तो न विधायिका थी, न कार्यपालिका थी, न पंचायती राज था, न नगर पालिकाएं थी। यानी ये जनता की भाग लेने की जो संस्थाएं हैं, जन भागीदारी की संस्थाएं बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा जन भागीदारी की संस्थाएं होगी, जनता उतनी ही ज्यादा सक्रियता पूर्वक भागीदारी कर पाएगी, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर पाएगी, राजनीतिक मामलों को समझ पाएगी, अपने हितों को देख पाएगी और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेगी। तो लोकतंत्र की एक विशिष्टता होती है कि इसमें बहुलवाद होता है। तो जॉन लोक भी बहुलवाद का समर्थक था कि बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व हो। तो इसका भी समर्थक था। फिर हम कहते हैं कि प्रतिनिधियात्मक शासन। प्रतिनिधियात्मक शासन का तात्पर्य है कि जो कानून बनाएंगे वो राजा नहीं बनाएगा, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बनाएंगे। हमारे यहां भी प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, प्रतिनिधियात्मक शासन है अपने देश में भी। हम यहां खुद कानून नहीं बनाते, बल्कि हमने कानून बनाने के लिए
जनहित में कानून बनाने के लिए, सर्वहित में, लोकहित में कानून बनाने के लिए हम एमएलएज का चुनाव करते हैं, हम एमपीज का चुनाव करते हैं, हम नगर निकायों के प्रतिनिधि चुनते हैं, हम ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि चुनते हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधि चुनते हैं। तो अपने यहां भी, देश में भी प्रतिनिधियात्मक शासन है जिसका समर्थक लोक ने किया था। और फिर है लोक संसदीय शासन का समर्थक है। जॉन लॉक ये कहता है कि कानून बनाने की शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के पास हो जो कि संसद में बैठते हैं। तो देखिए, हमने जॉन लॉक को देखा कि जॉन लॉक कितने सारे आधुनिक विचारों का समर्थन करता है। उदारवाद है, व्यक्तिवाद है, पूंजीवाद, कम से कम कार्य करने वाला राज्य, फिर सीमित संप्रभुता, संविधानवाद, इन सब का समर्थक है जॉन लॉक। और यही जान है उदारवाद की। तो इन सब का समर्थक होने की वजह से हम ये कहते हैं, प्रोफेसर वाहन कहते हैं कि व्यक्तिवादियों के शिरोमणि है। सीबी मैकफरसन ये बोलते हैं कि अंग्रेजी उदारवाद के प्रारंभिक प्रणेता है। और प्लेमेनाथ ये बोलता है, प्लेमेनाथ, कि ये उदारवादियों में प्रथम महान व्यक्ति हैं ये जॉन लॉक। तो ये आपने समझ लिया कि जॉन लॉक हैं ये किस रूप में आधुनिक विचारों के समर्थक हैं, आधुनिक अवधारणाओं के समर्थक हैं, अधिकांश अवधारणाओं के, और कैसे ये उदारवाद के हम पिता कहते हैं। इन सब की हमने चर्चा की। अब उदारवाद, जो प्रारंभिक उदारवाद था, प्रारंभिक उदारवादी हैं, चाहे वो जॉन लॉक है, चाहे वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, चाहे वो एडम स्मिथ जैसे लोग हों जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो थॉमस पेन जैसे लोग हों, जेफरसन हो अमेरिका के, चाहे वो हैमिल्टन हो। तो ये जॉन लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, थॉमस पेन है, जेफरसन है, हैमिल्टन है, ये सारे के सारे व्यक्ति ये मानते हैं कि जो अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। तो जो प्रारंभिक उदारवादी हैं, जिनको अपन क्लासिकल उदारवादी बोलते हैं, जिनको अपन परंपरागत उदारवादी बोलते हैं, ये उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। तो जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, उस क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक अधिकार क्या हैं जिनका वर्णन जॉन लॉक ने किया है। इसके साथ साथ ही हम जॉन लॉक की जो सामाजिक समझौते की प्रणाली है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जॉन लॉक की इस प्रारंभिक चर्चा में आप मेरे साथ बने रहें। हमने जब चर्चा की शुरुआत की थी, मैंने कहा कि ये प्यूरिटन था जॉन लॉक, ये विग परंपरा का था जॉन लॉक, ये संसद का समर्थक था, विग संसद का समर्थन करते थे। वो एक समूह था, यानी गुट थे, देश में दो गुट थे, टोरी और विग। फिर मैंने गौरवपूर्ण क्रांति की चर्चा की, फिर हमने पुस्तकों की चर्चा की। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, आदमी समझता कैसे, तो अनुभवों के द्वारा समझता है। कोरी स्लेट की हमने चर्चा की, टेबुला रासा की चर्चा की, फिर सहिष्णुता पर लेख की चर्चा की, टू ट्रीटीज और दुनाली बंदूक और प्रोफेसर वाहन की चर्चा की, पीटर लॉसलेट की चर्चा की। ये कहते हैं नहीं, नाली होब्स की तरफ नहीं है बल्कि सिर्फ फ्लिमर की तरफ है। और साथ में पीटर लॉसलेट ये भी बोले कि ये पुस्तक गौरवपूर्ण क्रांति का औचित्य सिद्ध करने के लिए नहीं लिखी गई है। और ये भी कहते हैं कि जॉन लॉक विग परंपरा का नहीं था। यह है पीटर लॉसलेट। फिर हमने ईसाइयत की तर्क संगतता नामक पुस्तक की चर्चा की, और उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि जॉन लॉक हैं वो उदारवाद के पिता कैसे हैं, किस रूप में, हमने इसकी चर्चा की। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, थैंक यू।